फ्रेंड्स, आराध्या मल्टी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं चैप्टर 3 लॉ ऑफ द मोशन लेकर आई हूँ। क्लास 9 का ये टॉपिक है। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स। सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट इज द फोर्स। फोर्स क्या होता है? अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है कि फोर्स इज अ पुल एंड पुश, ठीक है ना। तो हम लोगों ने यही पढ़ा है अभी तक। लेकिन इसके क्या इफेक्ट होते हैं, क्या ये फंक्शन करता है, किस तरीके से वर्क करता है, ये सारा आज हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स की। जो फोर्स होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया जाता है तो इट कैन द स्टेट, रेस्ट एंड मोशन ऑफ द बॉडी। यानी जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है तो वो अपनी रेस्ट को, अपनी पोजीशन को जो है, चाहे वो रेस्ट में है चाहे वो मोशन में है, चेंज करता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे ये मैंने एक बॉल रखी है, मान लो ये एक ढक्कन है। जब मैं इसको पुश करूंगी, पुश करने पर ये अपनी जगह से खिसकेगा, तो यानी ये रेस्ट से मोशन में आया है। लेकिन अगर ये लुढ़कता हुआ कहीं से आ रहा है, कोई बॉल है इस साइड से लुढ़कती हुई आ रही है और मैंने इसको इधर ही से एक पुश अप्लाई कर दिया, तो इसकी जो मोशन है उसमें इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर ये इधर से लुढ़कता हुआ आ रहा है और मैंने इधर से पुश अप्लाई कर दिया, तो क्या होगा, इसका जो मोशन है वो थोड़ी देर तेज होगा, स्लो हो जाएगा, उसके बाद ये रुक जाएगा। तो यानी ये रेस्ट से मोशन में और मोशन से रेस्ट में जो है कन्वर्ट कर सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को। सेकंड हमारे पास है इट कैन चेंज द साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी, चेंज द डायमेंशन ऑफ द बॉडी। इसमें क्या होता है, जैसे शाम के समय आपकी मम्मी रोटी बनाती है तो आटे की गोलियां बनाती है। आटे की गोली को बनाने के जब उसको इस तरीके से दबाती है तो वो फ्लैट हो जाती है। तो जो आपका स्पेयर शेप है वो फ्लैट में कन्वर्ट हो गया है। यानी जो फोर्स है उसने एक तरह का शेप और साइज भी जो है कन्वर्ट कर दिया है किसी भी ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ पे हम लोग ने ये देखना है कि व्हेन फोर्स जो होता है वो शेप एंड साइज के साथ साथ रेस्ट और मोशन पोजीशन को भी चेंज करता है। तो फोर्स व्हेन द अप्लाई ऑन द रिजिड ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज द इंटरस्पेसिंग between the particle and therefore that does not change the dimension of the object but causes the motion it in. And the one other hand, the force applied the non-rigid object, it can the interspacing constitution particles, therefore causes the change of the dimension, can also the produce the motion in it. ये कहा जा सकता है कि force is the physical causes which the change the either the size of the shape and state of the motion. ठीक है, आपको इस पे क्या देना है, रिजिड और नॉन रिजिड ऑब्जेक्ट में भी क्या होता है, ये फोर्स अलग अलग तरीके से फंक्शन करता है। जो रिजिड ऑब्जेक्ट होता है उसमें डज नॉट चेंज द इंटरस्पेसिंग बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशन पार्टिकल्स, ठीक है, वो चेंज नहीं होंगे। लेकिन जो रिजिड होता है, नॉन रिजिड होते हैं, उनमें ये चेंज हो जाते हैं। अब इसी के बेस पे हम कह सकते हैं कि फोर्स जो होते हैं, देयर आर द टू काइंड्स ऑफ द फोर्स। एक है कॉन्टैक्ट, एक है नॉन कॉन्टैक्ट। अभी जैसे मैंने कहा था कि ये एक बॉल है, मान लो एक, वैसे तो एक ढक्कन है। अगर मैं इसको धक्का मारूंगी तो धक्का मारने के लिए मुझे इसको टच करना पड़ रहा है, तो टच करने से ये एक कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। अब कॉन्टैक्ट जो फोर्स होता है, सबसे पहला है इसमें फ्रिक्शन फोर्स। अब ये ऑब्जेक्ट है आपके पास, मैं जब इसको धक्का मार रही हूँ तो इसमें एक तरह का घिसाव लग रहा है। एक जो घिसाव होता है, घिसाव के कारण ही आगे बढ़ रहा है। आप लोग चलते हो, आपका एक पैर आगे एक पैर पीछे होता है, तो आगे का पैर जब बढ़ता है तो पीछे का पैर उसको एक तरह का फोर्स देता है, एक तरह का घिसाव देता है, इसलिए चप्पल जो है वो घिस जाती है। उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स के लिए कॉन्टैक्ट फोर्स का होना बहुत जरूरी है। बिना कॉन्टैक्ट के फ्रिक्शन फोर्स जो है वो अप्लाई नहीं हो सकता है। दूसरा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए जैसे इसने दिखा रखा है, ये हाथ है। अगर हाथ पे मेरा हाथ है, अगर मेरे हाथ में 10 किलो का 20 किलो का आपने वेट रख दिया तो नीचे की ओर आएगा। तो यानी जैसे ही हमने इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई किया तो ये नॉर्मल रिएक्शन जो करेगा वो एक तरह का फोर्स जो होता है माना जाता है। उसके बाद जैसे यहाँ पे दिखा रखा है कि ये एक दिखा रखा है पाम्स है, उसके ऊपर ये एक ब्लॉक्स रखा गया है। ब्लॉक्स के जैसे ही रखने से ये हाथ नीचे की ओर आ गया। लेकिन ये तब होगा जब आपने ब्लॉक्स जो है वो हैवी रखा है, ठीक है ना। अगर आपका ब्लॉक्स लाइट वेट का है तो कुछ ऐसी कोई रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत जो रिएक्शन होती है उसको हम नॉर्मल रिएक्शन ऑफ फोर्स कहते हैं। तीसरा हमारे पास है टेंशन फोर्स अप्लाइड ऑन थ्रू द स्प्रिंग। अब एक स्प्रिंग है, हमने स्प्रिंग को हैंग करा हुआ, मैंने उस पर 10 किलो का 20 किलो का, ये कितने भी मैंने उस पर लोड डाला है, तो एक तरह का उस पर खिंचाव हो जाएगा, एक तरह का तनाव हो जाएगा। उस तनाव को हम लोग बोलते हैं टेंशन, ठीक है ना। आप जितना वेट डालते रहोगे उतना ही वो टेंशन में आता रहेगा। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी कि अब बस अब और नहीं खींच सकता है, बहुत हो गया, अब इससे ज्यादा वो नहीं जा रहा है नीचे, तो इस कंडीशन में हम उसको कह देंगे ये क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है इसकी।
ठीक है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है। इक्विलिब्रियम पोजीशन जो होती है वो वहां पे आपकी जो स्प्रिंग हो जाएगी वो हैंग हो जाएगी, बस अब आगे जो है नहीं खींच सकता है। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, इसी को हम बोलते हैं टेंशन फोर्स अप्लाई थ्रू स्ट्रिंग्स। अब आपके पास अगला है फोर्स एक्सर्ट बाय द स्प्रिंग। आपके पास एक स्प्रिंग है, हम स्प्रिंग को खींच रहे हैं। जब हमने स्प्रिंग को खींचा, खींचने के बाद जब हमने उसको छोड़ दिया या हमने खींचा हुआ है, अब खींच के इससे ज्यादा नहीं खींच रहा है, अब आप छोड़ेंगे तो उसमें थोड़ा सा खिंचाव जो है वो रह ही जाएगा। वो जो खिंचाव रह गया है उसको रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, यानी उसने फोर्स को रिस्टोर कर रखा है अपने अंदर। ठीक है, तो ये जो रिस्टोर फोर्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है, व्हाट इज अ रिस्टोरिंग फोर्स। तो आपने ध्यान रखना है रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है। दिस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द इलोंगेशन, द कंपैरिजन, दिस फोर्स इज कॉल्ड द रिस्टोरिंग फोर्स। ऐसे ही अगर हमने किसी स्प्रिंग को अंदर की ओर दबाया है, दबाने के बाद हमने देखा है कि वो दब गई है, अब हम उसको खोल रहे हैं, छोड़ दिया हमने उसको, तो अभी वो थोड़ी सी दबी रहेगी, तो वो भी रिस्टोरिंग फोर्स में ही आता है। यानी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जो चेंज हो गया है, चाहे वो खींचने पर हुआ है चाहे वो दबाने पर हुआ है, वो उसका रिस्टोरिंग फोर्स कहलाता है। अब है फोर्स एक्सर्ट ड्यूरिंग द मोशन। इसमें क्या होता है, व्हेन टू बॉडी कोलाइड्स दे पुश ईच अदर। ठीक है, एज अ रिजल्ट इक्वल एंड द अपोजिट फोर्स एक्ट ऑन द ईच बॉडी, दिस फोर्स एंड द फोर्स ऑफ एक्शन एंड द फोर्स ऑफ रिएक्शन। इसमें एक्शन और रिएक्शन दोनों चलेंगे। किस तरीके से चलेंगे, देखो यहाँ पे दिखाया गया है आपके पास फोर्स ए, कोई ऑब्जेक्ट है जिसपे फोर्स लगाया गया है एफ ए, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है जिसपे फोर्स लगाया गया है एफ बी। जब ये आपस में ज्वाइंट होते हैं एफ ए बी, अगर आपका ए ज्यादा है तो ए माइनस बी, बी ज्यादा है तो बी माइनस ए। इसका एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देती हूँ। ये कोलाइजन होता है। कोलाइजन का मतलब क्या होता है, जैसे आपने एक पानी की बाउल लिया है, उसमें आपने पानी भरा हुआ है और अपने आप 2-4 बूंद तेल की डाल दें, तो क्या होगा, तेल की जो बूंदे हैं वो सर्कल 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 में ड्रॉप 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 जो है उसमें इस तरीके से फैल जाती है। ठीक है ना, तो जब ये फैल जाती है तो वो सर्कल में ही रह जाती है। तो सर्कल से क्या होता है, बाहर से अंदर की ओर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, और उल्टा कर दो, अगर आपने पानी लिया है, पानी की ड्रॉप आपने सरसों के तेल की बूंद कटोरे में डाला है, उसमें कटोरे में आपने सरसों का तेल रखा है, उसमें आप पानी की बूंदे डाल रही हैं, तो वो चपटी चपटी होके फैल जाएंगी। यहाँ से फोर्स जो है बाहर से अंदर की ओर लगा है। तो इस तरीके के फोर्स को हम क्या कहते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स भी कहा जा सकता है। ये एक तरह का रिएक्शन दिखा रहा है, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर। तो यानी सेम इंस्टेंट द बॉडी ए ऑल्सो एक्सर्ट द इक्वल एंड द अपोजिट फोर्स एफ बी ए। लेकिन जब वो ए से बी पे लगा रहा है तो एफ ए बी। समझा की बात, मतलब जब ए का फोर्स बी पे अप्लाई हो रहा है तो एफ ए बी हो जाएगा, लेकिन जब बी का ए पे अप्लाई हो रहा है तो बी ए हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है इसको हम जो कहते हैं कांटेक्ट फोर्स कहते हैं, यानी एक जो भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो एक दूसरे के कांटेक्ट पे आने से हो रहा है। दूसरा हम लेके चलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें किसी तरीके का कोई भी कांटेक्ट अप्लाई जो है वो नहीं हो रहा है। तो यानी फोर्स एक्सपीरियंस द बॉडी इवन द विदाउट बीइंग फिजिकली टच आर कॉल्ड द नॉन कांटेक्ट फोर्स। एग्जाम्पल के लिए आपके पास सबसे पहला है ग्रेविटेशन फोर्स। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंक रही हूं तो ये अपने आप ही नीचे की ओर खींच रहा है, ऊपर तो नहीं गया ना उड़कर। तो यानी नीचे से एक फोर्स अप्लाई हुआ है जो उसको अपनी ओर खींच रहा है। उसने उसको पकड़ तो नहीं रखा ना कि वो हाथ निकाल के पकड़ रखा और ढक्कन को कि आजा नीचे आजा, नहीं, उसने एक तरह का फोर्स अप्लाई किया, आजा नीचे को आ जाओ। तो वो फोर्स जो होता है उसको आप लोग सभी जानते हैं, वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। और जो ये ग्रेविटेशन फोर्स होता है, फोर्स ग्रेविटी और द वेट ऑफ द बॉडी कहलाता है, क्योंकि किसी भी जो ऑब्जेक्ट का वेट होता है उसके फोर्स ग्रेविटी के इक्वल होता है। अगर एक कागज का टुकड़ा मैंने यहाँ पे रख दिया तो क्या अगर मैं उसको ऊपर से नीचे फेंकूंगी तो क्या वो भी एकदम से आ जाएगा? नहीं, वो थोड़ा रुक के स्लोली जो आएगा, बहुत स्लोली करके आएगा, यानी उसका वेट जो है वो कम है, तो उसमें ग्रेविटेशन फोर्स भी कम लगेगा। तो यानी इफ अ बॉडी थ्रोन अप इन द एयर इट गोज द रिचेस ऑफ द हाइट एंड द रिटर्न टू द ग्राउंड। वो ग्राउंड पर लौट कर आया है, किस फोर्स के कारण आया है? ग्रेविटेशन फोर्स के कारण आया है। अब है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? जब जैसे आप लोग क्या करते हैं, आपके पास
कंघी है, आपके पास पेन है, आपके पास स्केल है, आपने उसको अपने बालों में रगड़ते हो, करते हैं बच्चे कई बार ऐसे, फिर उस पर कागज चिपकाते हो तो कागज चिपक जाते हैं, यानी उसके अंदर कोई चार्जिंग आई है। चार्जिंग आने से क्या होता है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट करने से वो उसको अपनी ओर खींच लेता है, तो इसको हम बोल सकते हैं अट्रैक्शन। ये क्या होता है, जैसे जो लाइक चार्ज होते हैं, जैसे पॉजिटिव, तो ये एक दूसरे को कभी भी अट्रैक्ट नहीं करेंगे, ये इसको रिपल करेंगे। लेकिन जो अपोजिट चार्ज होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये रिपल नहीं कर सकते। जैसे आपने दो अगर मैग्नेट आपके हाथ में है, आप दो मैग्नेट को एक दूसरे कॉन्टैक्ट में लाओगे तो क्या होगा, वो एक दूसरे चिपक जाएगा। अब आपने क्या करना है, एक मैग्नेट की डायरेक्शन को चेंज कर देना है, दूसरे को नहीं छेड़ना है। तो क्या होगा, आप कितनी भी कोशिश कर लोगे वो जुड़ेगा नहीं, क्योंकि अगर वो दोनों साउथ और नॉर्थ था तो वो अट्रैक्ट हो जाएंगे, या पॉजिटिव या नेगेटिव था तो एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे। लेकिन अगर वो पॉजिटिव या साउथ या नॉर्थ है तो वो एक दूसरे से अटैच नहीं हो सकते हैं। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कहा जा सकता है टू लाइक चार्ज रिपल व्हाइल द टू अनलाइक चार्ज आर अट्रैक्ट ईच अदर। तो फोर्स बिटवीन द चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इसका जो थर्ड पॉइंट है वो है मैग्नेटिक फोर्स। अब मैग्नेट के बारे में तो सारे ही बच्चे जानते हैं, बचपन से मैग्नेट से खेलते रहते हैं। तो यानी टू लाइक मैग्नेट पोल रिपल एंड द टू अनलाइक मैग्नेट पोल आर अट्रैक्ट ईच अदर, दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है ना, जैसे आपके पास लोहे की कील है और आप उसको मैग्नेट के पास लेके जा ही रहे हो, अभी पहुंचे भी नहीं हो, वो पहले ही क्या हो जाता है, एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं। इसको अट्रैक्ट फोर्स कहते हैं, यानी ये मैग्नेटिक फोर्स है। तो when a pole of a magnet browse near the small iron nail and the opposite polarity induce a nail and the moves towards the magnet and the motion is of nail due to the magnetic force attraction exert between the unlike pole and the magnet and the nail. I hope आपको सारे कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट दोनों समझ में आ गए होंगे। अब जनरल कैरेक्टर हैं फोर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के, वो आप लोग जानते ही हैं। सबसे पहला है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हमेशा अट्रैक्ट करता है। ऐसा तो नहीं है ना कभी आप ऊपर उछले और ऊपर की ओर उछल गए हो, नहीं, कभी नहीं हो सकता, आप नीचे की ओर ही आते हैं। दूसरा है मैग्नीट्यूड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स टू डिपेंड द डिस्टेंस ऑफ द सेपरेशन ऑफ द बोथ ऑब्जेक्ट। अब अगर आपके मैग्नेट आपस में या आपके मैग्नेट से कोई आयरन या कुछ भी आपस में अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन अगर एक दूसरे से बहुत दूर डिस्टेंस पे खड़े हैं तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाएगा। यानी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। आई होप आपको ये चैप्टर ढंग से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को फिर से नया चैप्टर के साथ लेकर आऊंगी और नया चैप्टर आई होप इसी सब्जेक्ट का होगा। बाय।